हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, मलकानगिरी हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया है ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। इसका उद्घाटन उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है और ये जो है उड़ीसा का जो है नया हवाई अड्डा होगा, तो जो कि मलकानगिरी में ये नया हवाई अड्डा बनाया गया है। ये जो है 2.33 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये हवाई अड्डा बनेगा और इसकी जो लागत आई है वो 70 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उड़ीसा में परिचालन वाले हवाई अड्डों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। याद रखें, अभी तक 6 हवाई अड्डे थे, अभी इसके निर्माण से 7 हवाई अड्डे उड़ीसा राज्य में हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन हवाई अड्डे थे। तो भुवनेश्वर में एक हवाई अड्डा था, एक झारसुगुड़ा में हवाई अड्डा था और कोरापुट के जयपुर में हवाई अड्डा था और कालाहांडी के उत्केला में हवाई अड्डा था, सुंदरगढ़ के राउरकेला में एक हवाई अड्डा था और गंजाम के जो रंगईलुंडा में एक हवाई अड्डा था। तो 6 हवाई अड्डा थे और मलकानगिरी में एक हवाई अड्डा का निर्माण हुआ, तो कुल 7 हवाई अड्डे उड़ीसा में हो गए हैं, तो याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं कि एयरपोर्ट से जो संबंधित करंट अफेयर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में जो मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया है, उसने भारत का पहला एयरपोर्ट जो ड्राइव थ्रू रेस्तरां खोला है वो मुंबई में खोला है और गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पहला पूर्वोत्तर हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है ये 4 रनवे और एक जो एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो याद रहें। और पीएम जो नरेंद्र मोदी ने राजकोट जिले में गुजरात के पहले जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो कहाँ, गुजरात में। गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं उड़ीसा के बारे में। सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य का जो गठन हुआ है वो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन होता है, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के वो हैं रघुवर दास और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखेंगे इतनी बातें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि बीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो नाम बीनू है इनका, यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये बीनू है, इनका निधन हो गया है। तो एक फिल्म निर्माता थे, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये बीनू एक फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। बात करते हैं ये जो प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता थे, ठीक है, इनका जो कोयम्बटूर में निधन हो गया है। इन्होंने जो है निर्देशक जो सुरेश के साथ मिलकर कई मलयालम फिल्में बनाई हैं और इसके साथ जो मंगलम बित्तिल मनासेश्वरी गुप्ता हैं और आयुष्मान भव जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है, तो याद रखेंगे इन्होंने। और अभी हाल ही में निधन हुए कुछ व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं, जान लेते हैं कौन
किनका किनका निधन हुआ है। अभी हाल ही में एक्टर जो हैं हॉलीवुड के क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया है, तो जान लें। उस्ताद रशीद खान, जो उस्ताद राशिद खान हैं, इनका भी निधन हो गया है। आपसे पूछेगा उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संगीत वादक थे, तो याद रखें। तो ये संगीत से संबंधित थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। और जो फ्रांज बेकन बाउर हैं, इनका भी निधन हो गया है। ये एक जर्मनी के फुटबॉलर दिग्गज थे, इनका भी निधन हो गया है। और विजयकांत का भी निधन हो गया है। ये तमिल सुपरस्टार के राजनेता थे, तो इनका भी निधन हो गया है। बात करें अमेरिका की जो शिक्षाविद थी, जिनका नाम है वेद प्रकाश नंदा, इनका भी निधन हो गया है। साउथ कोरिया के एक्टर थे ली सुन ग्यून, इनका भी निधन हो गया है। और बता दें कि जो अभिनेता थे जानियर महमूद, इनका भी निधन हो गया है। और आर सुब्बालक्ष्मी को तो सभी लोग जानते होंगे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी एक अभिनेत्री थी आर सुब्बालक्ष्मी, इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सप्ताह है वो 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक है, 11 से 17 जनवरी तक जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं, ये हर साल 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह जो है ये सप्ताह जो है लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने, इसकी थीम रखी गई है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो जान लें, ये जो सप्ताह मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। पहली बार ये जो मनाया गया था ये 1989 में मनाया गया था, याद रखें। और 15 मार्च 2010 को एक सुंदर समिति द्वारा अनुशासित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो है की नीति को मंजूरी मिली थी, तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा हाल ही में हिंटर एंड रन केस के नए नियम के अनुसार अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और ड्राइवर जो है पुलिस को बिना बताए गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं। तो उसको जो है 10 साल तक की सज़ा मिलेगी और उसके अलावा उस पर 7 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह नियम अभी पास हुआ था, तो याद रखें। और इस नियम का जो पास हुआ है इस कानून का जो है उल्लंघन किया था जो कि ड्राइवरों ने किया है। इस कानून का जो ड्राइवरों ने खुलकर विरोध किया है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, खुलकर इस पर विरोध किया गया था। तो अभी तक जो हिट एंड रन मामले में आईपीसी की जो धारा थी 279 जो कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये इससे संबंधित है। और जो धारा 304A है लापरवाही के कारण मौत हो जाना, ये धारा 304A है। और 338 है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, 338 जो धारा है वो जान जोखिम में डालना के तहत मामला इस पर दर्ज किए गए थे। ठीक है, ये आरोपियों को 2 साल की सज़ा मिल सकती है, इसमें यह बताया गया था। ठीक है, ये मामले थे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो CREA के अनुसार जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है वो बना है बर्नीहाट, याद रखने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, बर्नीहाट जो है राइट आंसर है। CREA का फुल फॉर्म जो होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन जो है एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है CREA का। तो जो सबसे प्रदूषित शहर बना है इसके अनुसार ये बना है बर्नीहाट, याद रखेंगे। बर्नीहाट इसका प्रदूषित शहर बना है, जो कि मेघालय में ये बर्नीहाट है। तो मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट, ये भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है।
दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जो बिहार का बेगूसराय है ये दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, उत्तर प्रदेश का तीसरे स्थान पर। इस सूची में दिल्ली का जो स्थान है वो 8वां स्थान है दिल्ली का, और असम के जो सिलचर हैं वो सबसे कम प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सिलचर जो असम राज्य का है वो सबसे कम प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया है। जो बात बताते हैं कि शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में, शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार राज्य जो है 18वें नंबर पर है, और हरियाणा जो है 8वें नंबर पर है। ठीक है, और राजस्थान भी 8वें नंबर पर है। तो हरियाणा और राजस्थान 8वें नंबर पर है, बिहार 18वें नंबर पर है 50 टॉप शीर्ष में, तो याद रखें। आइए बात करते हैं कुछ रैंकिंग और रिपोर्ट के बारे में। अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है 2022-23 में भारत के खिलौनों के निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो 239% की वृद्धि हुई है, और ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान रहा है वो 111वां स्थान रहा है। जी, और हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शिव नादर इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं, और कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा जो देश बना है वो भारत देश बना है, जो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश माना गया है। WHO के अनुसार भारत जो है अनुमानित टीबी के मामलों में 80% उपचार के कवरेज जो है वो प्राप्त कर चुका है, तो 80% तय कर चुका है, तो याद रखें। और टेलर जो शिफ्ट है, टेलर शिफ्ट को टाइम मैगजीन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो याद रखें किसे चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है जो फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। तो ये फहद अब्दुल्ला जो है ये जो है सऊदी अरब के जो है नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो कि भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सऊदी अरब के हैं, याद रखेंगे। ये भारत की यात्रा पर आए हैं 4 दिनों के लिए। ये जो है इनका जो अगर पूरा नाम जाने तो ये इनका नाम है जो फहद अब्दुल्ला एस अल गौफैली इसका पूरा नाम है, और ये 10 से 13 जनवरी तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य ये है इनके आने का कि दोनों देशों के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच, नौसेना के बीच जो है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, इसका जो है उद्देश्य है। भारत जो है सऊदी अरब के साथ अल मोहम्मद अल हिंदी नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी आयोजित करता है। तो याद रखें कौन सा अभ्यास, अल मोहम्मद अल हिंदी नामक जो है युद्ध अभ्यास, जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो ये आयोजित किया जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, जो कि ये वित्त मंत्री हैं भारत की, इनके अनुसार जो है किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो याद रखें $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, तो ये 2028 तक हो जाएगी। याद रखें 2028 तक हो जाएगी $5 ट्रिलियन इनकी अर्थव्यवस्था। अभी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, सभी को पता होगा। ठीक है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है भरोसा जताया है कि जो 2027-28 तक भारत जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी ये 5वें स्थान पर है, तो ये 2027-28 तक अनुमानित बताया जा रहा है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और 2047 तक जो भारत की जो जीडीपी है वो बताया जा रहा है कि $30 ट्रिलियन जीडीपी हो जाएगी, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बात करें इसी में फिलहाल अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है 5वें नंबर पर, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर चीन है, जापान है और जर्मनी के बाद भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखें अभी 5वें नंबर पर है अपना भारत, जिसका जो है अर्थव्यवस्था $3.4 ट्रिलियन है अभी अर्थव्यवस्था। तो ये जो है 27-28 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा भारत। तो याद रखें। आइए जानते हैं जीडीपी के बारे में, ग्रोस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
जीडीपी जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी में मापा जाता है। किसी देश की जो अर्थव्यवस्था को मापा जाता है वो जीडीपी में मापा जाता है। याद रखेंगे, जो जीडीपी है किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान जो उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसे से ही अनुमान लगाया जाता है। तो याद रखें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी में ही मापा जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संघ लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यूपीएससी के जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वो सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये अभी सीलवर्धन सिंह जो थे वो CISF के पूर्व महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको जो है यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सीलवर्धन सिंह जो है 1986 बैच के IPS अधिकारी भी हैं। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी, इसके अध्यक्ष हैं। बात करें जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 315 से 323 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है यूपीएससी संवैधानिक निकाय है या नहीं, तो संवैधानिक निकाय है यूपीएससी भारत सरकार द्वारा अनुसूचित परीक्षाओं के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं आती, मतलब ये है कि यूपीएससी के अंदर का बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, ठीक है, आयोजित की जाती हैं, तो इसका जिम्मेदार यूपीएससी ही होता है। और यूपीएससी के जो राष्ट्रपति यूपीएससी इनके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखें, राष्ट्रपति द्वारा इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा ही जो है के द्वारा ही आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनको, जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनको सदस्य होते हैं उनको इसी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। और ये आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। इनके जो आयोग होता है उनमें 9 से 10 सदस्य होते हैं, याद रखें। और प्रत्येक जो सदस्य होता है वो 6 साल तक या तो 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में नियुक्त हुए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अभी हाल ही में CISF के महानिदेशक बनाए गए हैं, नीना सिंह को बनाया गया है। याद रखें, ऑप्शन इसका राइट आंसर है नीना सिंह। याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ सकता है आपसे। तो जो CISF की जो महानिदेशक हैं वो नीना सिंह है। और BSC जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो चेयरमैन हैं वो है प्रमोद अग्रवाल, इसके चेयरमैन हैं। और बात करें कि एशियाई विकास बैंक के जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विकासशील को बनाया गया है। और हुंडको के जो अध्यक्ष और MD बने हैं वो संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। कई बार मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है आपसे, ठीक है, तो याद रखेंगे। UN में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं वो अरिदम बागची को बनाया गया है, तो याद रखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो वो बने हैं CS राजन को बनाया गया है। और ITBP के जो महानिदेशक हैं वो राहुल रसगोत्रा को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी बातें याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखें, किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है वो इसरो संस्था को दिया गया है, जो कि भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। तो याद रखें, स्पेस एक्स नहीं, अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, भारत की है। तो इसरो को इस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में केंद्रीय जो मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ही इसरो के उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए, ठीक है, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है इसे। और यह पुरस्कार इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और चंद्रयान 3 के जो परियोजना निर्देशक थे जो वीर मुथवेल, इनको प्राप्त किया गया है। तो याद रखेंगे। और बता दें कि इंडियन ऑफ द ईयर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल है, ठीक है, जिसे जो है CNN न्यूज 18
द्वारा ये जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इंडियन ऑफ द ईयर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल CNN न्यूज जो है 18 द्वारा ये आरंभ किया गया है। तो इनको दिया गया है, जो अध्यक्ष हैं इसरो के S सोमनाथ, और चंद्रयान जो 3 के परियोजना के निर्देशक थे वीर मुथवेल, इनको ये प्रदान किया गया है। आइए ये कई क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, जानते हैं किनके किनके दिया गया। अभी हाल ही में जो है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान जो थे उनको इंडियन ऑफ द ईयर दिया गया है। और जो मनोरंजन के निर्देशक थे, ठीक है, मणि रत्नम को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और मणि रत्नम को भी दिया गया है। और जो यूथ आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है वो जूरी अभिनेत्री और डॉक्टर त्रिनेत्रा हल्दर को भी दिया गया है। यूथ आइकन में लोकप्रिय संगीतकार हैं और गायक हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंडियन ऑफ द ईयर से। इंडियन ऑफ द ईयर 2023 जो व्यापार में दिया गया है वो जो है SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा को दिया गया है। और अभी मैंने बताया कि उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 जो इसरो को दिया गया है, तो याद रखेंगे। और भी इसमें दिए गए हैं, जानते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन में इंडियन ऑफ द ईयर 2023 जो दिया गया है रवि कन्नन को दिया गया है। खेल के क्षेत्र में इंडियन ऑफ द ईयर 2023 जो दिया गया है नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और उभरते खेल सितारे जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है R प्रज्ञानंद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। ठीक है, जो अभी हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार दिया गया है वो इंदौर को दिया गया है और सूरत को दिया गया है, याद रखेंगे। और ये दोनों जो है सबसे स्वच्छ शहर माने गए हैं। कुवेम्पु जो पुरस्कार 2023 दिया गया है वो सैयद मुखोपाध्याय को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार जो दिया गया है वो प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को दिया गया है, याद रखेंगे। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो बेस्ट फीचर पिक्चर का दिया गया है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो बेस्ट पिक्चर दिया गया है अभी हाल ही में दिया गया है ओपेन हाइमर को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया गया है वो प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है, तो याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं, और भी पुरस्कार हैं। जावेद अख्तर को अभी दिया गया है पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और डॉक्टर जो हेमाचंद्रन रवि कुमार हैं इनको परमवीर चक्र 2023 से भी सम्मानित किया गया है। और भी हैं डॉक्टर जो पुष्पा भारती हैं, इनको अभी हाल ही में 23 नंबर का जो व्यास सम्मान प्राप्त किया गया है पुष्पा भारती को दिया गया है, तो याद रखें। पूछे आपसे 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। तो यादें और यादों के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है। जो कबीर वेदी हैं इन्हें हाल ही में इटली का जो द ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है, तो कबीर वेदी को दिया गया है। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, किस देश में आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? तो वो की गई है पपुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर इसका D है। पपुआ न्यू गिनी में अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। वहाँ पर आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई है। क्यों की गई है आइए जानते हैं। जो पपुआ न्यू गिनी है वहाँ पर दंगों में अभी 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं जेम्स मरापे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। और ये जो आपातकाल लगाया गया है, ये जो दंगा हुआ है वो वेतन कटौती को लेकर पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर ये जो है आपातकाल लगाया गया है। इस में जो बताया जा रहा है कि वेतन के विवाद के विरोध में भड़के जो दंगे हैं और दंगों के कारण जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी या राजधानी है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरेस्बी और देश के जो उत्तर में स्थित जो लाई है, लाई में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आइए जानते हैं पपुआ न्यू गिनी के बारे में। पपुआ न्यू गिनी जो है इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। और इसकी राजधानी अभी मैंने ना बताया, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी, यहाँ की राजधानी है। और जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेम्स मरापे प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की पपुआ न्यू गिनी यहाँ की मुद्रा है। तो ये सब बातें याद रखना। आइए दोस्तों
कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ब्रिटेन की यात्रा की है यहाँ पर। और बता दें कि जो ग्रेवियन अटल हैं वो फ्रांस के सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की जो अध्यक्षता करेगा वो रूस करेगा, याद रखेंगे। और चार्ट के जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं वो सुक्सेस मसरा को बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे ये भी। और रुबेन अजार जो है भारत में इजराइल के नए राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? जो बने हैं रुबेन अजार। और चीन ने अभी पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है, तो याद रखें ये सारी बातें। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कौन बना है? तो जो 9वां शीतकालीन जो हो एशियाई खेल होगा, इसका जो शुभारंभ रखा गया है वो बिन और नीनी रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बिन और नीनी इसका राइट आंसर है। तो ये खेल का शुभांकर रखा गया है एशियाई शीतकालीन। ठीक है, 9वें नंबर का, तो इसका शुभांकर रखा गया है। बता दें कि एशियाई शीतकालीन खेल जो है 2025 के लिए ये शुभांकर रखे गए हैं 2025 में। ठीक है, तो 2025 में ये खेल होने वाले हैं एशियाई शीतकालीन। ठीक है, इसका जो शुभांकर रखा गया है वो बिन और नीनी इसका शुभांकर रखा गया है। आइए बताते हैं कि एशियाई जो शीतकालीन खेल हैं 2025 का जो आयोजन होगा वो चीन में होगा। चीन के हार्बिन में इसका आयोजन किया जाएगा और 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और 2029 एशियाई शीतकालीन है यहाँ पे। ठीक है, जो शीतकालीन है खेलों की जो मेज़बानी करेगा वो सऊदी अरब करेगा, तो ये भी याद रखें। इसके बाद 25 के बाद जो 2019 में शीतकालीन होगा वो सऊदी अरब इसका आयोजन करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सऊदी अरब में होगा। तो 2025 में जो होगा वो होगा चीन में और 2029 में होगा वो सऊदी अरब में होगा, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के शुभारंभ के बारे में। अभी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है। ठीक है, 2022 ये भारत में हुआ है। इसका जो शुभांकर रखा गया था वो ईवा रखा गया था। 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ है जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, पेरी द बुल इसका शुभांकर था। और 19वां एशियाई खेल 2022 ये हांगझाऊ चीन में इस आयोजन किया गया था। इसका जो शुभांकर था स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका शुभांकर था। 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड 2022 में आयोजित किया गया, चेन्नई में आयोजित किया गया था और इसका शुभांकर जो था वो थम्बी इसका शुभांकर था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो शुभांकर था वो था सावज और इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, तो याद रखेंगे। दोस्तों कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जो है बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य ने लगाया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो सही कर लेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जो है बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक था। भारत और यूएई के बीच कितने समझौते हुए? तो 4 समझौते हुए, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया गया है? तो ये लगाया गया है दक्षिण कोरिया पे। ठीक है, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका देश में, तो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नासिक में किया जाएगा। IIT मद्रास द्वारा नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में शुरू किया गया है। 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? 80 नंबर थी। ठीक है, 80वीं रैंक थी भारत की। और जो शेरिंग टोबेगे हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये बने हैं भूटान के। और रक्षा मंत्रालय में
अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर कुमार सिन्हा को बनाया गया है। तो ये था कल की क्लास का रिवीजन दोस्तों। आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन। इसमें कुछ अनुच्छेद लेके आए हैं इंपॉर्टेंट, तो याद रख लेना। अनुच्छेद 188 ये विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है इसमें, अनुच्छेद 188 में। जो अनुच्छेद 189 है वो सदन में मतदान रिक्तियों को के होते हुए भी सदन की कार्य करने की जो शक्ति और गणपूर्ति के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद जो 190 है ये विधानमंडल के जो स्थानों का रिक्त होना इसमें बताया गया है अनुच्छेद 190 में। अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय इसमें किया गया है अनुच्छेद 192 में। और अनुच्छेद जो 194 है इसमें विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 195 में किया गया है। तो विधानमंडल से सभी अनुच्छेद हैं। और विधानमंडल में धन विधेयक की जो परिभाषा है वो है अनुच्छेद 199 में। तो याद रखेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, कल पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा गया था? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और आज का मेरा प्रश्न है आपसे कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित यदि कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।